जनता से जनादेश मिलने के बाद निगम चुनाव पूरी तरह से संपन्न हो चुकी है और जनता ने मेयर पद के लिए संजीव सिंह को मेयर बनाया है और उनकी जीत हुई है, निर्णायक जीत हुई है। अब डिप्टी मेयर की बारी है। ऐसे में डिप्टी मेयर कौन होगा, इस पर जोड़ घटाव शुरू हो चुका है। फिलहाल हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कृष्णा अग्रवाल जी, जिन्होंने शेखर अग्रवाल के साथ काम किया था और हार मिलने के बाद इन्होंने यह फैसला लिया है कि कहीं ना कहीं इनकी भी कुछ जिम्मेवारियां थी, जिसके बाद इन्होंने फैसला लिया है कि ये मरवाड़ी सम्मेलन के अध्यक्ष के रूप में जो कार्य कर रहे थे इन्होंने इस्तीफा दे दिया है। क्योंकि जीत हार के बाद हर कोई अपने अपने समर्थन के पक्ष को लेकर कुछ फैसले लेते हैं कि आखिर क्या कुछ कारण थी जिसके कारण उनके प्रत्याशी हार गए, जिसके बाद यह निर्णय लेते हैं और निर्णय लेने के बाद समीक्षा की जाती है। कृष्णा अग्रवाल जी ने भी समीक्षा की और इनको लगा कि कहीं ना कहीं ये जो जिम्मेवारियों को निभा रहे थे उसमें कुछ कमी हुई होगी, जिसके लेकर इन्होंने इस्तीफा दिया है। सीधे इनसे जुड़ते हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका कौन बनेगा डिप्टी मेयर कार्यक्रम में। अभी आपने समीक्षा किया और इस्तीफा दे दिया मरवाड़ी सम्मेलन से, क्या ऐसा हो गया कि आपको इस्तीफा देना पड़ा? ऐसा कुछ खास बात नहीं है, क्योंकि मैं सम्मेलन के में जिलाध्यक्ष के रूप में पिछले कई वर्षों से काम कर रहा हूँ और ये सामाजिक संगठन है, ये हमारा जातिगत सामाजिक संगठन है जिसका मैं जिलाध्यक्ष था। और इस बार नगर निगम के चुनाव में हमारे समाज से 3 कैंडिडेट्स थे और मैं काफ़ी दिनों से अपने समाज के बीच एक वातावरण बनाने का प्रयास किया, एक माहौल बनाने का प्रयास किया कि भाई हमारा समाज का जो वोट है वो मत विभाजन ना हो, किसी एक कैंडिडेट के पक्ष में हम लोग खड़े हों और लगे कि भाई अब हम लोग भी एक डिसाइडिंग फैक्टर हैं। ये सब सोच करके हम अपना काम कर रहे थे, सभी लोगों का सहयोग भी मिल रहा था, इसमें ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन चुनाव में चूंकि ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई कि भाई हम भी लगातार कई दिनों से अपने समाज के जितने भी समूह हैं, ग्रुप हैं, सब में एक संदेश के माध्यम से, एक आर्टिकल के माध्यम से अपने समाज के बीच एक जन जागरण का अभियान भी चला रहे थे, लोगों में जागरूकता ला रहे थे, एकजुटता ला रहे थे। तो चुनाव का जो परिणाम आया और चूंकि हमारे बिरादरी से 3 कैंडिडेट थे, शेखर अग्रवाल जी, चंद्रशेखर अग्रवाल जी निवर्तमान महापौर तो थे ही, भाजपा से समर्थित संजीव कुमार हो गए, वो भी हमारे समाज से ही आते हैं और सम्मेलन के सदस्य भी हैं, और एक अमित अग्रवाल जी, वो भी हमारे सम्मेलन के सदस्य हैं। 3 लोगों का खड़ा होना कहीं ना कहीं मेरे मन को ये कचूटा कि भाई हम जो प्रयास कर रहे थे वो सफल नहीं हुए, या ये कह सकते कि भाई हमारा समाज स्वतंत्र रूप से निर्णय लिया, जिसका हम भी सम्मान करते हैं, और कहीं ना कहीं हमारे आह्वान का या हमने जो प्रयास किया था उससे हमारा समाज सरोकार नहीं रखा या हमसे सहमत नहीं था। इसलिए हमारे समाज का जो मत का विभाजन हुआ, जिसका परिणाम हुआ कि हमारे समाज के कैंडिडेट हार गए। जबकि हमको ऐसा महसूस हो रहा था कि शेखर अग्रवाल जी एक एग्जिस्टिंग मेयर हैं और विकास के नाम पर उनको लोग पसंद भी कर रहे थे, जैसा उनका चर्चा था पूरे नगर निगम के क्षेत्र में। कई जगह भ्रमण करने का मौका मिला, कई लोगों से बातचीत करने का मौका मिला। उसमें जो बातें सामने आई तो कम से कम ये जरूर था कि भाई शेखर अग्रवाल जी एक साफ सुथरे व्यक्तित्व के हैं और 5 साल तक नगर निगम में अपनी सेवा दिए हैं वो, और बिना किसी विवाद के, और विकास के नाम पर एक लंबी गाथा भी लिखे हैं, लंबी लकीर खींचे हैं, कई ऐसे काम किए हैं जिसको लोग आज भी प्रशंसा कर रहे हैं। तो ऐसा महसूस हो रहा था कि अगर शेखर अग्रवाल जी इकलौते कैंडिडेट होते तो शायद परिणाम कुछ और होता। लेकिन भाजपा से चूँकि एक महज संजोग कह लीजिए, यह एक राजनीति के तहत ऐसा किया गया कि भाई मारवाड़ी, जो मेरा अपना ये मानना है कि लोग कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो व्यवसायियों की पार्टी है, मारवाड़ियों की पार्टी है, उसमें शेखर अग्रवाल जी चूँकि प्रारंभिक काल से भाजपा से ही जुड़े हुए रहे हैं, उनका भाजपा में एक लंबा करियर रहा है। मतलब तो आप चाह रहे थे कि शेखर अग्रवाल की जीत हो, मरवाड़ी में जितने भी लोग हैं आपके समुदाय के लोग हैं वो उनको जीत दिलाए? नहीं, हम तो ये भी चाह रहे थे कि भाजपा का भी समर्थन शेखर जी को मिलना चाहिए था। तो कहीं ना कहीं पार्टी में ये मंथन, आत्ममंथन की चीज़ है। आज तो कई सब नगर निगम के चुनाव हो गए, नगर परिषद के चुनाव हो गए, और जो परिणाम सामने आया वो हम लोग भी देख रहे हैं, पार्टी भी देख रही है, आप भी देख रहे हैं। पार्टी को कहीं ना कहीं आत्ममंथन करने की आवश्यकता है। इस तरह के निर्णय से अक्सर पार्टी कमज़ोर होती है, जो आज हम लोग को देखने को मिल रहा है झारखंड में। भारतीय जनता पार्टी की जो दुर्गति हुई है इस चुनाव में, इसमें पार्टी को जरूर एक समीक्षा करना चाहिए था। नहीं, हम समझ गए, लेकिन आपने जो इस्तीफा दिया है, मतलब 3 कैंडिडेट में से किसी की जीत होती तो आपका लगता है कि चलिए आपकी लड़ाई नहीं, 3 कैंडिडेट में देखिए एलिजिबल और ये कहा जाए तो शेखर जी ही थे, क्योंकि वो ऑलरेडी मेयर रहे हैं, 5 साल तक काम किए हैं, उनके पास एक अनुभव है।
और शैक्षणिक दृष्टि से भी देखिएगा तो वो बीटेक हैं। तो क्या मन लगता है कि आपके समुदाय के लोगों का उनको वोट नहीं मिला? नहीं, वोट मिला, ऐसा नहीं कि वोट नहीं मिला, हमारे समुदाय का वोट का विभाजन हो गया। संजीव कुमार जी को भी हमारे समुदाय का वोट मिला है। तो आपके इस्तीफा देने से तो संगठन बिखर जाएगा? तो नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, चूंकि मैं एक पारदर्शी और संगठनात्मक दृष्टि से ये कही कि संगठन को मजबूत करने के उद्देश्य से ऐसा निर्णय लिया है कि भाई ठीक है, मैं एज अध्यक्ष काम कर रहे थे, एज अध्यक्ष अपनी बात अपने समाज के बीच में कह रहे थे, तो कहीं ना कहीं ऐसा मुझे महसूस हो रहा है कि लोग हमारी बात से सहमत नहीं थे। नहीं, तो आप तो सब के लिए बोल रहे थे कि आप जो तीनों कैंडिडेट खड़े थे उसमें से कोई भी एक निकल पाए, केवल शेखर अग्रवाल जी की तो बातें नहीं हो ये रही तो थी। जब चुनाव का घोषणा हुआ उसके पहले से मैं अपने समाज में एक जन जागरण चला रहा था। अच्छा। हमारा ये इस रविवार को 18वां एपिसोड आया, मतलब 18 सप्ताह हो गया, जबकि चुनाव को घोषित हुआ 28 सप्ताह नहीं, 18 सप्ताह नहीं हुआ है। तो चुनाव के घोषणा होने से पहले से मैं एक संदेश देने का काम अपने समाज के बीच कर रहा था, और उसका यही उद्देश्य था कि किसी तरह हमारा समाज मजबूत हो, समाज में बिखराव नहीं हो, मतों का विभाजन न हो, और हम एक डिसाइडिंग फैक्टर बने। नहीं, तो मेरा कहने का मतलब है, आप जैसे कि पहले भी आप लोगों को बता रहे थे, अपना ग्रुप में शेयर भी कर रहे थे कि चौथे स्थान पर कौन रहेंगे, 1 नंबर पर कौन रहेंगे, 2 नंबर पर कौन रहेंगे। तो 1 नंबर पर आपने शेखर अग्रवाल को रखा था। जी जी। तो उसके अनुसार आपके समाज के लोग क्या सपोर्ट नहीं किए? लोग समझ नहीं पाए, हमारे समाज के लोग हमारी भावना को समझ नहीं पाए, और नहीं तो मैं तो एकदम स्पष्ट खुले शब्दों में क्रम वाइज भी लिखा हूँ कि, और मैं बराबर शेखर अग्रवाल जी को 1 नंबर में मानता था, संजीव सिंह को 2 नंबर में, 3 नंबर में शमशेर आलम को, और 4 नंबर में संजीव कुमार को। और संजोग से देखिए, ठीक है, 1 और 2 का तो जो होना था वो हुआ ही, लेकिन 3, 4 में वही रहे जिसकी हमने पहले से अंदेशा या जताई थी। नहीं, लेकिन आंकड़ा बहुत तो लंबा है ना, अगर देखा जाए तो करीब 30,000 के आसपास का आंकड़ा था, गैपिंग था। तो क्या लगता है कि उतना भरा जा सकता था आपके समुदाय के लोगों? निश्चित रूप में भरा जा सकता था। देखिए, एक होता है कि माहौल जो बनता है, बनाया जाता है ना, जब लोगों को ये लगने लगे कि भाई हम किसी कैंडिडेट के लिए सारे लोग खड़े हैं, एक साथ खड़े हैं, तो माहौल वैसे ही बनता है। आज मान ली 2-2, 3-3 कैंडिडेट हो जाना, कहीं ना कहीं तो लगा कि भाई मरवाड़ी ये व्यवसायी वर्गों का जो वोट है वो विभाजन होना तय था। क्योंकि हमारे यहाँ लोग राष्ट्रवादी विचारधारा के हैं, और भारतीय जनता पार्टी के प्रति लोगों की अटूट विश्वास है, निष्ठा है। तो पार्टी टिकट या पार्टी का समर्थन किसको मिला, ठीक है, चुनाव चिन्ह पे काम नहीं हो रहा था, चुनाव नहीं हो रहा था, हम लोग तो ये भी मैसेज देने का प्रयास किए कि ये कोई राष्ट्र का चुनाव नहीं है, कि हम राष्ट्र का चुनाव, भाई हमारी फॉरेन पॉलिसी क्या होगी, इकोनॉमिकल पॉलिसी क्या होगी, हमारे सैनिकों के लिए क्या योजनाएं बनेगी, हमको वो देख के चुनाव नहीं करना था। ये चुनाव तो एकदम शुद्ध रूप से हमारे गांव का, मोहल्ले का, गली नली शहर का था, शहर कैसे विकसित हो, कैसे हमारा समाज मजबूत बने। तो आपके समाज में अगर हम बात करें तो वोटों की प्रतिशत कितनी रही? ये तो एग्जैक्ट बताने की स्थिति में मैं नहीं हूँ, लेकिन ये है कि संजीव कुमार जी को जो वोट मिला, देखिए खाली भाजपा का भी वोट अगर संजीव कुमार को ढंग से मिल जाता ना, तो उनकी स्थिति ये नहीं रहती कि 57,000 में वो नहीं टिकते। मैंने भाजपा वाले भी वोट नहीं दिए उनको। एकदम निश्चित है कि जब मान लीजिए 1 से 8 तक जो विधानसभा है वो बाघमारा का है, धनबाद विधानसभा है, विधायक जी लगे हुए थे, झरिया विधानसभा है, सिंदरी विधानसभा है। नहीं, लेकिन राज सिन्हा तो स्वयं मौजूद थे, ढुल्लू सांसद ढुल्लू महतो भी इसमें मौजूद थे। देखिए, राज सिन्हा जी का जो रोल था ना, राज सिन्हा जी अपने मकसद में सफल हो गए। क्या मकसद था उनका? राज सिन्हा जी का मकसद था कि शेखर अग्रवाल जी को रोकना, संजीव अग्रवाल जीत जाए, ये उनका मकसद नहीं था। अगर ऐसा मकसद होता तो वो संजीव कुमार को कैंडिडेट नहीं बनाते। उसके पीछे एक इन्हीं की जाति, शेखर अग्रवाल की जाति का ही एक कैंडिडेट को उतारो, ताकि इनकी जाति का मतों का विभाजन हो जाए। आज मान लीजिए भाजपा संजीव कुमार को छोड़ करके किसी नन मारवाड़ी को टिकट दे देती, इतना तो तय था कि शेखर अग्रवाल जी के पक्ष में मारवाड़ियों का जो मत विभाजन हुआ है वो नहीं होता, सारा शेखर जी के पक्ष में चला जाता है। तो राज सिन्हा जी का ये मकसद था कि एन के एन प्रकरण शेखर अग्रवाल को रोकना है। लेकिन राज सिन्हा ने तो कुछ नहीं किया ना, तो पार्टी का निर्णय था, भाजपा का निर्णय था। अरे बाबा, पार्टी का निर्णय था तो पार्टी का निर्णय कौन लेता है? सांसद विधायक किसी का नाम का तो प्रपोज करते ही हैं। ऐसा थोड़ी कि संजीव कुमार जी दिल्ली से आ गए, दिल्ली में उनका नाम का प्रपोजल हो गया, वहाँ से एक फतवा जारी हो गया कि भाई संजीव कुमार को चुनाव लड़ना है। कहीं ना कहीं राज जी उसके किरदार रहे हैं। और हम लोग भी मान लीजिए इतने दिनों से सामाजिक और राजनीतिक काम कर रहे हैं, समझते तो सभी बात को हैं। आप भी तो लगातार राज सिन्हा के बारे में सोशल मीडिया पर बहुत सारी चीज़ लिखते हैं, मतलब कहीं ना कहीं आपको भी लगता था कि नहीं, मुझे दिख रहा था, और मैं जो लिखा हूँ, मेरा देखिए पार्ट 1, 2, 3, 4, 5 5 पार्ट आया है, राज्य के ऊपर लिखा हूँ मैं। अगर हमारे उन 5 पार्ट में अगर कुछ गड़बड़ी लगे, या ऐसा लगे कि मैं किसी भावना से ग्रसित होकर या विद्वेष भावना से लिख रहा हूँ, तो बताया जाए। जो राज्य जी कर रहे थे उसमें देखिए राज्य का कोई कमेंट्स नहीं आ रहा था, उनके लोगों का कमेंट्स नहीं आ रहा था, कोई नेगेटिव लिख सकता था उसमें।
भाई ये समझ में नहीं आया कि भाजपा के जो कोर वोटर हैं, मारवाड़ी जाति लोग भाजपा के एकदम कोर वोटरों में से आता है। और मैं तो पहले भी चैनलों में कहा हूँ कि जैसे अल्पसंख्यक माइनॉरिटी समुदाय को भाजपा में देखा जाता है, वैसे ही दूसरों दलों में व्यवसायी और मारवाड़ी को देखा जाता है। आज शेखर अग्रवाल जी जेएमएम में चले गए तो कोई जरूरी थोड़ी कि जेएमएम के सारे लोग उनको एक्सेप्ट कर लेंगे। उनको लगा नहीं कि शेखर अग्रवाल के जीन में, खून में भाजपा है। और कांग्रेस के जिलाध्यक्ष का बयान भी आया कि हाफ पेंटिया है, संघ के कार्यकर्ता हैं, वो उनका बयान भी आया। नहीं तो जैसे समझने का मतलब है तो कहीं ना कहीं भाजपा की जीत हुई। अगर संजीव सिंह की बात करें जिनको जनता ने जनादेश दिया है, वो तो भाजपा से ही जुड़े हुए हैं। नहीं, भाजपा की जीत नहीं हुई। अगर भाजपा की जीत होती तो भाजपा टिकट देने के पहले सारे बातों पे विचार करता है। अब जैसे बगल में चिरकुंडा नगर पंचायत है, आपको भी पता है कि वहाँ बनाली बावरी जी को समर्थन दिया गया है और चुनाव के मतगणना के पूर्व तक ये लोग जीत का भी दावा कर रहे थे और उनके लिए पूरा प्रचार प्रसार से लेकर के भारतीय जनता पार्टी का जितना भी अपना मीडिया से रिलेटेड हो या चुनावी रणनीतिकार हो, सारे लोग लगे रहे। लेकिन वो तीसरे नंबर पे आई चिरकुंडा में। और जो सुनीता देवी जीती हैं वो इंदिरा आवास में अपना निवास करती हैं, एकदम साधारण महिला। और जब वो जीत गई तो भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष जाकर के उनको पट्टा और झंडा देके और फोटो खिंचवा रहे हैं। तो उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया था ना पार्टी से, भाजपा से सुनीता देवी ने इस्तीफा नहीं दिया था, ये भी तो कारण हो सकता है। नहीं, देखिए ये दोनों दो बात है। सुनीता देवी ने इस्तीफा नहीं दिया, ये उनका व्यक्तिगत इशू था। लेकिन पार्टी तो, चूंकि पार्टी तो एक व्यक्ति नहीं होता है, पार्टी में सामूहिक निर्णय होता है। तो यही समझेगा ना कि चलो भैया ये भी भाजपा में ही है। अगर संजीव सिंह की हम बात करें तो लोगों को तो यही लग रहा था कि संजीव सिंह भाई पूर्व विधायक भी रह चुके हैं और इनकी वाइफ भी विधायक है, ये भाजपा से है। नहीं तो उनकी वाइफ भी विधायक है, ये अच्छी बात है। लेकिन रागिनी सिंह जी कहीं भी चुनाव में दिखी नहीं है। ऐसा नहीं कि वो संजीव सिंह के लिए कहीं प्रचार प्रसार करते दिखी हैं। नहीं, पार्टी से जो निर्देश होगा उसके अनुसार वो कार्य कर रही है। हाँ, वो कर रही थी। उनको तो बैठकों में नहीं बुलाया जा रहा था। बीच में ऐसा भी हुआ कि कई अहम बैठकों में उनको सूचना नहीं दी गई कि नहीं, रागिनी सिंह जी को नहीं बुलाना है। और संजीव सिंह जी मान लीजिए जेल में रहे 8.5 साल तक, पार्टी ने कहाँ उनकी सुधि ली? कौन गया उनसे मिलने के लिए? और फिर जेल से आने के बाद बताइए ना कितने लोग गए। उनका तो सक्रिय सदस्यता भी मेरे ख्याल से नहीं हुआ है। तो आप कैसे कर सकते हैं संजीव सिंह सदस्यता नहीं होता तो पार्टी शोकॉज कैसे करता? नहीं, कहीं ना कहीं सदस्यता माने तभी तो शोकॉज किया। नहीं, पार्टी मान के चली है। तो अगर उनका सक्रिय सदस्यता हुआ है तो पार्टी को सामने करना चाहिए, लाना चाहिए कि भाई इनका इस बार सक्रिय सदस्यता हुआ है कि नहीं हुआ है। मैं पूरी जिम्मेवारी के साथ कह सकता हूं कि उनकी सक्रिय सदस्यता नहीं हुई है। अगर सक्रिय सदस्यता नहीं हुई है तो फिर पार्टी ने शोकॉज क्यों किया? ये तो पार्टी के लोग बताएंगे जो शोकॉज किए हैं। आज शोकॉज वापस भी ले रहे हैं लोग। आज संजीव सिंह अगर चुनाव हार गए होते तो आज रागिनी सिंह जी के गर्दन पे तलवार था। पार्टी अपने स्तर से जो करना था करते, लेकिन चूंकि वो जीत गए, जो जीता वो सिकंदर। अब तो ये कहा जा सकता है कि संजीव सिंह भारतीय जनता पार्टी के जमाई के रूप में देखे जाएंगे। उनकी जीत हुई है भाई, जनादेश मिला है, जनादेश मिला है। और पार्टी कभी नहीं चाहेगी कि एक महापौर को और एक विधायक को हम खोएं। आज पार्टी में उतना दमखम नहीं है झारखंड में कि आज एक महापौर और एक विधायक को शोकॉज करके पार्टी से निकाल दे, इतना जिगरा नहीं है। नहीं, लेकिन जितने भी उम्मीदवार लड़ रहे थे भाजपा से के निर्णय से अलग होकर उन्होंने पार्टी से इस्तीफा नहीं दिया था, जबकि चंद्रशेखर अग्रवाल ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया था और जेएमएम ज्वाइन कर लिया था। ये भी एक कारण हो सकता है। इसमें कहीं ना कहीं ये समझने की चीज़ है। देखिए, लोग अपनी अपनी बात कह रहे हैं, हम लोग भी अपनी बात कह रहे हैं। मैं पहले भी बताया हूँ कि 29 तारीख को उनका नामांकन हुआ, 27 तारीख को रांची गए। वो रांची जाके प्रदेश के अध्यक्ष जी से, नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी जी से, प्रांत के प्रचारक से मिलकर के उन्होंने आवेदन दिया रिटर्न में। और उन्होंने बताया कि 29 तारीख को चूँकि वो एकादशी का दिन है, इनके जो भी अपने आचार्य गुरुदेव हैं उनके तरफ से इनको एक सुझाव था कि आप एकादशी के दिन नामांकन कीजिए। इन्होंने सबकी जानकारी में, आज क्यों नहीं लोग सामने आके कह रहे हैं कि हम लोग को जानकारी नहीं है? नहीं तो जैसे और लोग चुनाव लड़े हैं, ये भी लड़ सकते थे, क्या जरूरत है? इनको ये लगाना है कि कहीं ना कहीं देखिए भाजपा से जुड़े हुए थे। भाजपा के एक कद्दावर नेता में जाने जाते थे शेखर अग्रवाल जी, प्रांतीय स्तर पर कई जिम्मेवारियों का निर्वहन भी किए हैं। इनको लगा कि भाई चूंकि पार्टी अब इनको समर्थन नहीं देके संजीव कुमार को समर्थन दे दी है तो इनका एक बड़ा वोट बैंक खसका। भाई भाजपा के जो सिंबल पे या भाजपा के जो एकदम कोर डेडिकेटेड मतदाता हैं, ये वोटर हैं, वो तो उधर ही जाएंगे ना। इससे पूर्व भी तो राजकुमार अग्रवाल को मिला था, पार्टी ने दिया था, इनको नहीं दिया था। तो नहीं, वो चुनाव और इस चुनाव में थोड़ा फर्क था कि उस चुनाव में शेखर अग्रवाल जी भी नए व्यक्ति थे, उसके पहले चुनाव कभी नहीं लड़े थे। और पार्टी भी राजकुमार जी को जो समर्थन दी थी वो उहापोह की स्थिति में थी। पार्टी ने इनको समर्थन नहीं दिया। संजीव कुमार को दी तो उहापोह की स्थिति में हुई। हाँ, नहीं, संजीव कुमार वाले में खुल के दिए, क्योंकि पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री आए, पार्टी के राष्ट्रीय मंत्री आए, इनके रोड शो में घूमे, प्रेस कॉन्फ्रेंस किए, गली गली घूम घूम के पर्चा बांटे
लेकिन वो भी तो जिता नहीं पाए। हाँ नहीं, यही तो उनके आने का कोई फायदा नहीं हुआ। यही तो आत्ममंथन करने की चीज़ है ना कि आखिर कहाँ चूक हुई। आज पार्टी का शीर्ष नेतृत्व लग गया, प्रांत के नेतृत्व लग गए, संगठन महामंत्री जी आए, 2-3 बार प्रदेश के अध्यक्ष आए, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किए, बैठकें किए, बैठकों का लंबा दौर चला। सांसद और विधायक, बागमारा की हम बात करें तो सांसद ढुल्लू महतो, बागमारा विधायक और धनबाद विधायक पूरी जोर शोर आजमाइश कर दिए थे, बावजूद देखिए ढुल्लू महतो जी का, माननीय सांसद जी का जो जोर लगा ने वो संजीव सिंह को फायदा कर दिया। अच्छा, उनका जोर उन्हीं को उल्टा पड़ गया। जिस ढंग का उनका, जितना आक्रोशित होकर वो अपनी बात को बोल रहे थे और सिर्फ संजीव सिंह को टारगेट कर रहे थे। ऐसा नहीं कि वो शेखर अग्रवाल जी के लिए कहीं बोले हों, ऐसा मेरे संज्ञान में नहीं है। झरिया में भी आम सभा में या मीटिंगों के दरमियान जिस ढंग से वो स्थानीय विधायक को लेकर के चर्चा कर रहे थे, माफिया बता रहे थे, यहाँ इवन ये भी कह रहे थे कि भाई अगर 1000 मर्डर हुआ है धनबाद में तो 990 मर्डर सिंह मेंशन यूपी से शूटर बुला के करवाया। इस तरह की बातों से लोगों में गहरी नाराजगी हुई। कतरास में डॉक्टर उमाशंकर जैसे लोगों को, जबकि डॉक्टर उमाशंकर उनके पिछले दोनों चुनाव में उनके लिए काम किए हैं। ये बात आप माननीय सांसद महोदय से पूछ सकते हैं। और एक डॉक्टर को जिस ढंग से थ्रेटनिंग दिया गया, जिस लहजे में थ्रेटनिंग दिया गया, इसका लाभ कहीं ना कहीं संजीव सिंह को मिला और इसका नुकसान इनडायरेक्टली शेखर अग्रवाल जी को हो गया। मतलब कहीं ना कहीं सांसद जो है वो तीखे प्रहार जो कर रहे थे संजीव सिंह को लेकर ही, कि क्या डर, माने ऐसा क्या हुआ, उनको डर लग रहा था क्या कि संजीव सिंह जीत जाएगा? निश्चित रूप में लग रहा था कि संजीव की जो लोकप्रियता बढ़ रही है, संजीव सिंह जिस ढंग से अपने आप को रिकवर किए और जेल से आने के महज 2 महीने के बाद देखिए ना भाई चुनाव हुआ, लोगों से भी मिल रहे थे वो, और कितना जल्दी उन्होंने अपनी स्वीकार्यता को बढ़ाई। जितने भी यंगस्टर्स हैं, जितने भी यंग युवा लोग हैं, सबके हर दिल अजीज बन गए। और जो उनका कार्यशैली रहा, देखिए संजीव सांसद बहुत एग्रेसिव थे, पागल ही बोल दिए, बहुत तरह की बात बोले, है ना, माफिया तो बोलते ही रहते हैं, गुंडा बोलते ही थे, लेकिन संजीव सिंह कभी भी रिएक्ट नहीं किए। संजीव सिंह मुस्कुरा के यही बोले कि कुछ लोगों का ब्लड प्रेशर बढ़ गया है, मेरी सलाह है कि वो डॉक्टर से परामर्श ले लें। इसके बाद भी कई लोगों ने कई तरह की बातें उनसे पूछी, लेकिन संजीव सिंह का जो बॉडी लैंग्वेज था और जो उनका जो उनसे मुख से निकला हुआ जो शब्द था वो लोगों के दिल तक पहुंचा, लोग समझे कि नहीं। और ढुल्लू महतो तो बस वो अगड़ी पिछड़ी करना, बैकवर्ड फॉरवर्ड करना, भारी भीतरी करना और चिल्ला चिल्ला के माफिया शब्द का प्रयोग करना। देखिए हम दूसरे पे कोई आरोप लगाएंगे, ये हमको समझ में आ रहा है कि हम क्या आरोप लगा रहे हैं। कम से कम आदमी को आत्मचिंतन, आत्ममंथन भी करना चाहिए, अपनी स्थिति की भी लोगों को आकलन करना चाहिए कि भाई मैं कहाँ हूँ, हमारे ऊपर क्या क्या आरोप है। आज 40,000 करोड़ रुपए का इनके ऊपर सुप्रीम कोर्ट में मामला चल रहा है। गरीब का बेटा, किसान का बेटा कहने वाला व्यक्ति कि आज ITR में क्या है देख लीजिए, कहाँ से पैसा आ गया। आज कितनी फैक्ट्रियाँ इनके नाम पर है, कितने हाटकोक भट्टे हैं, कहाँ कहाँ इन्वेस्टमेंट इनका है, ये तो देखने समझने की चीज़ है ना। नहीं, सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, लेकिन अभी तो मामला लगता है ठंडा अवस्था में ही चला गया। स्वाभाविक है जाएगा, जिस व्यक्ति का 40,000 करोड़ का कोई मामला हो और मामला डालने वाला व्यक्ति एकदम साधारण आदमी हो तो उसको तो दिल्ली आने जाने में बेचारा बिक गया हो। सोमनाथ चटर्जी जो उसकी याचिका करता है, आखिर उन्हें उतना कहाँ से पैसा लाएंगे वो। अभी अगर MP साहब के ऊपर मान ली 40,000 करोड़ का मामला आया है तो जरूर पैसा है, कुछ भी कर सकते हैं ये। अब देखिए सब चुनाव हो गए, प्रक्रिया सब संपन्न हो गए, अब कौन बनेगा डिप्टी मेयर को लेकर जोड़ घटाव शुरू हो गया, क्या लग रहा है इसमें? ये तो स्वाभाविक है, क्योंकि 18 तारीख को डिप्टी मेयर का भी चुनाव होना है। तो चुनाव के पूर्व कई दावेदार हैं जो अपने आप को डिप्टी मेयर के लिए उपयुक्त समझते हैं और अपना लॉबिंग ग्रुपिंग चालू किए हुए हैं। और मेरा अपना ये मानना है कि डिप्टी मेयर वैसे ही व्यक्ति को बनना चाहिए जिनके पास नगर निगम से संबंधित जानकारियाँ हो, अनुभव हो। कई पार्षद ऐसे हैं जो लगातार 3 बार जीते हैं, तो उनके पास तो अनुभव होगा। हाँ, 3 बार का उनके पास अनुभव है और वैसे लोगों में से किसी एक व्यक्ति को बनना चाहिए। सामाजिक समीकरण भी बने, इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए। नहीं तो 55 वार्ड पार्षद हैं, तो 55 में से 28 जिन्हें चुनेंगे वही तो डिप्टी मेयर बनेगा। स्वाभाविक है, मतगणना में तो वही होता खरीद है। बिक्री की प्रक्रिया शुरू होगी ऐसे में एकदम हो सकता है, हो सकता है। लेकिन कई ऐसे भी पार्षद हैं जिनका अपना व्यक्तित्व बहुत बड़ा है, ऊंचा है, लेकिन मामला जब पैसे का आ जाता है, खरीद फरोख्त का आ जाता है, तो स्वाभाविक रूप से कि जो पार्षद हैं, जो नए पार्षद बने हैं और वो भी चुनाव में काफ़ी पैसा खर्चा करके चुनाव जीते हैं, तो उनको भी एक आशा या उम्मीद रहता है कि भाई चलो आज हमारा जो भी खर्चा हुआ वो डिप्टी मेयर के चुनाव में वोटिंग करेंगे तो उस एवज में हमको पैसा मिल जाएगा। तो उनका जो अपना खर्चा है उसको भरपाई करने का ये एक शुभ अवसर है। लेकिन एक वार्ड पार्षद अगर किसी को करेगा तो मोल भाव ज़्यादा ही होगा। तो वो तो होना ही है, तो इसको हम और आप रोक नहीं सकते हैं।
नहीं, अगर आप अनुभव की अगर हम बात करें तो अनुभव में ले लें तो प्रियरंजन को अनुभव है, चूंकि पूर्व में पार्षद रह चुके हैं। प्रियरंजन वार्ड है, 26 से मनोरंजन जी हैं, मनोरंजन सिंह, चूंकि अशोक पाल जी हैं, अशोक गुप्ता जी, अशोक पाल जी है, ये हो गए। चंदन महतो हैं जो दो वार्ड से पार्षद बने हैं। चंदन महतो भी हैं, उनकी भाभी भी जीती हैं, वो अलग वार्ड से जाके चुनाव लड़े हैं और लगातार वो 2 बार पहले भी रहे हैं। हाँ, तो मतलब ये सब रहे हैं। इधर अगर हम बात करें तो वार्ड 22 से सुमन देवी भी रह चुकी सुमन हैं। देवी तो पहली बार बनी है पार्षद। अच्छा, पहली बार बनी है। हाँ, वो अरुण कुमार सिंह जी की हाँ, पत्नी पत्नी है। है, अरुण कुमार सिंह जी एक अच्छे सामाजिक चेहरा है, मास्टर साहब के नाम से जाने जाते हैं अच्छा। और साफ सुथरा छवि है। उनका भी नाम मैं पढ़ रहा था अखबारों में। मीनाक्षी सिंह भी लगता है कि पूर्व का हाँ, अनुभव है। मीनाक्षी सिंह भी हैं, लगातार वो 4 बार, वो चौथी बार की पार्षद है। उनकी तो माता जी का मतलब देहांत होने के ऐसे- बाद जी एक चुनाव हुआ था, उपचुनाव भी हुआ था वहाँ पे, वो भी जीते थे वो लोग। लगातार 4 बार से उस वार्ड से पार्षद है। तो ऐसे जितने भी अनुभवी लोग हैं उनको बनाने की जरूरत है, जिसमें योग हो, अनुभवी में जो बेस्ट हो। ये मेरा मानना है कि वैसे ही लोग बनने से नगर निगम का विकास होगा। एकदम जो नए लोग आएंगे तो उनको पता ही नहीं चल पाएगा कि क्या करना है, कैसे करना है। आज मान लीजिए कोई व्यक्ति विधानसभा में पहली बार जाते हैं, लोकसभा में पहली बार जाते हैं, तो उनको लोकसभा विधानसभा की कार्रवाई को समझने में 2-4-6 महीने गुजर जाते हैं। सही कहा। और जो मान लीजिए पार्षद 3 बार से पार्षद है, तो उनको बोर्ड की बैठकों का क्या नियम है और क्या क्या उसकी जो प्रक्रियाएं हैं कैसे पूरी करनी है, वो उससे जानते हैं, उनको बताने की आवश्यकता नहीं है। तो अनुभवी पार्षद अगर बनते हैं तो निश्चित रूप में नगर निगम का विकास तो होगा। अनुभवी में तो अगर देखा जाए तो 10-12 लोग अनुभवी हैं। हाँ, एकदम है। जैसे तो 10-12 में भी जो श्रेष्ठ होगा उन्हीं को बनाने की जरूरत है। स्वाभाविक है, अब जिनके तकदीर में ये ताज होगा। नहीं तो अगर पैसे से खरीद बिक्री होगी इस डिप्टी मेयर के पोस्ट की, तब तो भ्रष्टाचार बढ़ेंगे। देखिए वो तो होना ही है। ये तो डिप्टी मेयर का पोस्ट तो छोटा है जहाँ पार्षद लोगों को वोटिंग करना है। आप देखते होंगे राज्यसभा के चुनाव में भी विधायकों को वोटिंग करना होता है, तो वहाँ भी ये सब चलता रहता है। हॉर्स ट्रेडिंग होती है, लोग विधायक लोग को किसी रिसोर्ट में ले जाके बंद कर देते हैं। तो अगर वही मैं बता रहा हूँ, अगर खरीद फरोख्त हुई पार्षदों की डिप्टी मेयर बनाने को लेकर, तब तो भ्रष्टाचार बढ़ेगा ही ना निगम में। क्योंकि अगर कहीं कोई पैसा दे के देखिए आता है, कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं होगा जो अपने घर का पुश्तैनी धन को खर्चा करके डिप्टी मेयर बनना चाहेगा, या कोई अपना जमीन या प्रॉपर्टी को बेच के डिप्टी मेयर बनना चाहेगा। अगर कोई बेचता भी है डिप्टी मेयर के लिए, अगर वो 5 करोड़ 7 करोड़ रुपया खर्चा करता है, तो निश्चित रूप से 4-5 गुना पैसा वो उनको रिटर्न लेने का एक अपना मिशन रहेगा कि भाई हम कैसे उस पैसे को रिकवर करें। नहीं, कुछ नाम भी आए हैं जो कि रेस में शामिल है। जैसे ये मनोरंजन सिंह के नाम सामने आ रहे हैं। वार्ड नंबर 26 की बात करें तो पप्पू सिंह के नाम सामने आ रहे हैं। जैसे अरुण सिंह की पत्नी के बारे में अगर बात करें तो उनके नाम भी सामने आ रहे हैं, मैंने डिप्टी मेयर के रूप में। कोई एक चौहान जी है वार्ड नंबर 7 से, उनके नाम सामने आ रहे हैं। और भी कुछ लोग हैं जिनके नाम अभी सामने आ रहे हैं। जोड़ तोड़ की गणित चल रही है। ऐसे में क्या लग रहा है कि मतलब पूरा जो भी खरीद फरोख्त की काम होगा वो होगा? एकदम होगा। आज तक तो लोग खुमारी उतार रहे हैं, होली की खुमारी उतार रहे हैं। कल ही मान लीजिए होली का त्यौहार संपन्न हुआ है। सारे लोग होली में व्यस्त थे, उसके पहले लोग चुनाव में व्यस्त थे, है ना। चुनाव का थकान लोग उतारे, तब तक होली आ गया। अब आज लोग होली की खुमारी उतार रहे हैं। कल से निश्चित रूप में लोग गुल खिलाएंगे अपने अपने स्तर से, अपनी लॉबिंग ग्रुपिंग लोगों से। लेकिन जिसको अनुभव हो उसी को देने की जरूरत है। हाँ, ये मेरा अपना व्यक्तिगत मानना है कि जो अनुभवी लोग हैं, जो 3 बार के पार्षद हैं, उनमें से अगर कोई व्यक्ति अगर बनता है, चाहे वो कोई बने, वो उसके तकदीर की बात है और नगर निगम में पार्षदों की पसंद की बात है। पार्षद जिसको चाहेंगे। देखिए खाली पैसा कौड़ी फैक्टर नहीं है, आपकी स्वीकार्यता भी होनी चाहिए। एकदम भाई मान लीजिए आपके पास पैसा बहुत है, आप 20 लाख रुपया, 15 लाख रुपया, 25 लाख रुपया तक का बोली लगा लेंगे और हमको आप पसंद नहीं है, तो हम आपके साथ नहीं जाएंगे। तो ये भी एक विषय है। अच्छा, एक चीज़ और समझना चाहेंगे। चलिए, संजीव सिंह तो अब बन गए मेयर। अब क्या लग रहा है कि विकास के काम जो वादे उन्होंने किया था चुनाव से पूर्व, अब वो धरातल पर उतारने की जरूरत होगी आगे चलकर? देखिए संजीव सिंह से लोगों को बहुत उम्मीद है। संजीव सिंह एक युवा नेता हैं और संजीव सिंह जी के पास ही बहुत एक्सपीरियंस है, क्योंकि 5 साल तक कंटिन्यू विधायक भी रहे हैं। फिर मान लीजिए 5 साल वो चुनाव भी हार गए झरिया में उनकी पत्नी, फिर अभी उनकी पत्नी विधायक हैं मान लीजिए। और इसके पहले भी इनका जो राजनीतिक इतिहास रहा है, देखिए सूरजदेव बाबू एक ऐसा विधायक के रूप में उनका नाम था, इंडिया फेम विधायक। आज हम लोग भी कहीं बाहर जाते थे अपने शादी ब्याह में किसी रिश्तेदार के यहाँ, उड़ीसा, मुझे याद है कि उड़ीसा में गया था हमारे यहाँ एक फंक्शन में, तो लोग हमसे पूछते थे कि धनबाद में आप लोग कितने बजे घर में घुस जाते हैं, सो जाते हैं? वहाँ तो सिंह मेंशन का बहुत आंतक है, सूरजदेव बाबू का बहुत आंतक है। बोले नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। सूरजदेव बाबू ही एक ऐसे आदमी थे जिनका नाम इंडिया फेम में था, एक साधारण विधायक।
और देखिए तकदीर क्या होता है, इसी को बोला था राजयोग। सूरजदेव बाबू इतने बार विधायक रहे, उनको लाल बत्ती नहीं मिला, उनको राज सुख नहीं मिला। बच्चा सिंह उनके अनुज एक बार विधायक रहे, उनको लाल बत्ती मिल गया, वो मंत्री बन गए, IAS IPS उनके आगे पीछे करने लगे, वो राजयोग था मंत्री के रूप में। उसके बाद उनकी पत्नी 2 बार विधायक रही, सूरजदेव बाबू की पत्नी संजीव की माँ आदरणीय कुंती देवी जी, ठीक है, अपने अपने साधारण वे में रहे हैं। तो संजीव का क्या है कि संजीव सिंह का एक फैमिली बैकग्राउंड जो है वो बहुत मजबूत है। वो राजनीतिक के घरानों से आते हैं और उनके घर में उनके पापा विधायक रहे, उनके चाचा विधायक रहे, उनकी माँ विधायक रही, वो स्वयं विधायक रहे, उनकी पत्नी विधायक है। तो ऐसे में धनबाद नगर निगम की जनता और ये कहे कि हम सभी लोग संजीव से एक बड़ी उम्मीद रखे हुए हैं और आशा है कि संजीव इस उम्मीद में खरा उतरेंगे और नगर निगम में एक अच्छा काम करेंगे। चलिए, तो हमारे साथ कृष्णा अग्रवाल जी जुड़े हुए थे और उम्मीद जताई जा सकती है कि संजीव सिंह बेहतर काम करेंगे, क्योंकि युवाओं की वो पसंद है, बुजुर्गों की भी पसंद है, महिलाओं की भी पसंद है। सबों ने उनको जनादेश दिया है और उन्होंने पूर्व में भी कहा था कि मेयर का चुनाव जीतने के बाद जो समस्या हैं जल की और धूल की, चूँकि झरिया क्षेत्र में धूलकन से जुड़े मामले में उन्होंने स्पष्ट कहा था कि इस समस्या से निजात दिलवाएंगे। बैंक मोड़ से उधर, मतलब गया पुल से उधर के जो इलाके हैं, जो नगर निगम के क्षेत्र हैं, वहाँ की समस्याएं लगातार त्रस्त है, उनकी समस्याओं को दूर करेंगे। देखना होगा समस्या कितना दूर कर में सफल हो पाते हैं संजीव सिंह जी। और वह वहीं बात करें डिप्टी मेयर की, तो जोड़ तोड़ का हिसाब डिप्टी मेयर को लेकर शुरू हो चुका है। 55 वार्ड से करीब 28 पार्षद का समर्थन जिसे मिलेगा उसे ही डिप्टी मेयर बनाया जाएगा। ऐसे में खरीद फरोख्त की भी सेवाएं शुरू हो गई है, जोड़ तोड़ का भी शुरू हो गया है। अब देखना होगा किसे डिप्टी मेयर बनाने की कवायद की जा सकती है। हमारी चर्चा लगातार जारी रहेगी, कौन बनेगा डिप्टी मेयर। तब तक के लिए बने रहे मिरर मीडिया के साथ।